आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाज़रीन, कुछ बीमारियां, कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो इंसान की पैदाइशी के साथ ही उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और ना सिर्फ वही इंसान उससे मुतासिर होता है बल्कि उसका घर, कुनबा, परिवार, ख़ानदान सब मुसीबत पे पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे एक ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर की जिसे आम फहम में हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो हम एनीमिया उसे कहते हैं, लेकिन जब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स वो दराती की शेप ले लेते हैं तो इसे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि माहिरीन के माने तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यानी आदिवासी जो लोग हैं उनमें ये जो मर्ज़ है बहुत नुमायाँ होता है। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो इस मर्ज़ के कैरियर भी होते हैं। बहुत से लोग जो हैं इससे बेदार नहीं हैं कि आखिर ये मर्ज़ है क्या। हम आपको बताते चलें कि अगर प्रेगनेंसी से पहले इस मर्ज़ की जांच करवाई जाए तो कहीं ना कहीं इस मर्ज़ को पकड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर जांच कराई जाए तो इस मर्ज़ का पता चल सकता है। तो नाज़रीन, आज इसी मर्ज़ पर तफसील से हम जानकारी और मालूमात हासिल करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जिनको हमने दावत दी है स्टूडियो में। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, और हम आपको ये बता दें कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है और आप भी इस मर्ज़ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमसे साझा करना चाहते हैं या खदशा आपके दिल में कोई है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हमारी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमेशा की तरह हम नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, जीन्स जिंदगी की नशोनुमा के लिए ब्लॉक्स कहे जाते हैं। इनमें मखसूस मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स बनाने की हिदायत होती हैं जो इंसानी सेल्स को काम करने में मदद करते हैं और जिस्म की नशोनुमा और इसके काम करने के तरीक़ाकार को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीन्स से ये खुसूसियात भी तय होती हैं कि हमारी आंखों का, बालों का रंग कैसा होगा, हमारा कद कितना होगा और हमारा जिस्म किस अंदाज से काम करेगा। इन्हीं जीन्स की वजह से कुछ बीमारियां भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं, जिन्हें हम जेनेटिक या मौरूसी बीमारियां कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी ही जेनेटिक बीमारी है। ये बीमारी जीन्स में खराबी की वजह से होती है। माँ और बाप से एक एक जीन मुंतकिल होने के बाद ही किसी शख्स को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की शेप पर असर पड़ता है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। रेड ब्लड सेल्स आमतौर पर गोल और लचकदार होते हैं, जिसकी वजह से वो खून की नसों से आसानी से गुजर जाते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये रेड ब्लड सेल्स दराती की शक्ल के हो जाते हैं और ये सख्त और चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे खून की रवानी सुस्त या ब्लॉक हो सकती है। सिकल सेल्स की गैर मामूली हरकत से जिगर, दिल, गुर्दे, पित्ते, आंखों, हड्डियों और जिस्म के जोड़ को नुकसान पहुंच सकता है। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी कुछ खास नस्ली ग्रुपों में पाई जाती है, जिनमें अफ्रीका, वस्ती और जनूबी अमेरिका, मशरक़ वस्ता, एशिया और भारत के लोग शामिल हैं। भारत में हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे सिकल सेल बीमारी के साथ पैदा होते हैं और यहाँ रियासत मध्य प्रदेश में इसके सबसे ज्यादा मरीज हैं। सिकल सेल की बीमारी भारत में आमतौर पर कबायली बरादरी में पाई जाती है और ये उनके मुस्तकबिल और वजूद के लिए एक बड़ा खतरा है। सिकल सेल की बीमारी इंसानी जिस्म में 2 तरह से रहती है। एक में मरीज में कोई अलामात नजर नहीं आती और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। दूसरे में अलामात जाहिर होती हैं। इनमें खून की कमी, जिस्म के किसी भी हिस्से में शदीद दर्द, बार बार इन्फेक्शन होना, शदीद थकान, सांस पूरा ना आना, चक्कर आना, हाथ पांव की सूजन, बीनाई पर असर शामिल हैं। इन अलामात के जाहिर होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज को अलग अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जो आमतौर पर बुखार से शुरू होता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर चेहरे, बाजू या टांगों के एक तरफ फालिज या कमजोरी महसूस हो,
चलने या बात करने में दुश्वारी हो, साफ दिखाई न दे, सर में शदीद दर्द हो, उलझन महसूस हो तो डॉक्टर से राब्ता करने में हरगिज देर न करें। सिकल सेल एनीमिया होने पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ा खाएं। ताज़ा फल और हरी पत्तेदार सब्जियों को ग़िज़ा में शामिल करें। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी ली जा सकती हैं। अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं। बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी में घर से बाहर जाने में एहतियात बरतें। खुद को किसी भी इन्फेक्शन से महफूज रखें। अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें और मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं। पाबंदी से हल्की वर्जिश भी की जा सकती है। ये इन्फेक्शन से हिफाजत फराहम करेगी। सिकल सेल एनीमिया के खतरात और मुल्क में इसकी मौजूदगी के पेश नज़र 2023 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इसके खात्मे के लिए कौमी सिकल सेल एनीमिया मिशन का आगाज किया था, जिसका मकसद 2047 तक मुल्क में इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। इस बीमारी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ सतह पर बेदारी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। तो नाजरीन, मुख्तसर तौर पर हमने इस रिपोर्ट में भी ये देखा कि किस तरह से जीन्स में ख़राबी पैदा होने के सबब ये सिकल सेल अनीमिया का जो मर्ज़ है वो हो जाता है। और ना सिर्फ हमारे मुल्क में ये ख़तरा बना हुआ है बल्कि बैरून ममालिक में भी इसने अपने पैर पसार लिए हैं। और हमने ये भी देखा फरहान की हुकूमत हिंद की जानिब से भी मुहिम चलाई जा रही है कि इस मर्ज़ को जड़ से मिटाया जा सके। यकीनन हमारी सरकारें इसको लेकर, हमारी सरकार बेहद ख़ास मुहिम चला रही है और इसको ख़त्म करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से वो आगे आ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सरकार हमारी इस मामले में पूरी तरह से मदद कर रही है और जड़ से इस परेशानी को ख़त्म करने की एक उम्मीद है और यही हम उम्मीद करते हैं ताकि ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आज इस ख़ास एपिसोड में जो माहिरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर जैन। डॉक्टर अंकुर जैन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रियाज़ अहमद। डॉक्टर रियाज़ अहमद जाने माने मुल्क के हेमेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत लोगों को ये इस तरह की परेशानी से ठीक कर चुके हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ये प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर अंकुर जैन आपसे करूँगा। डॉक्टर अंकुर जैन, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये सिकल सेल अनीमिया परेशानी क्या है, एक आम आदमी इसे कैसे समझे और कैसे इसके बारे में जाने। डॉक्टर जैन। देखिए, जो सिकल सेल अनीमिया है वो एक प्रकार की अनुवांशिक या कि जेनेटिक बीमारी है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है शरीर में, उसमें अगर हम देखें तो उसमें 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। सिकल सेल में जो बीटा चेन है उसमें कुछ म्यूटेशन होने के कारण वो जो चेन है वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ओके। और वो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कुछ कंडीशंस में, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या ऑक्सीजन की कमी की कंडीशंस में अपनी शेप को बदल लेता है। तो जो हमारा रेड सेल्स हैं वो नॉर्मली जो है डिस्क शेप के होते हैं और इस बीमारी में जो है वो जो रेड सेल्स हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। ना ही केवल वो सिकल सेल जो है अपनी शेप बदल लेते हैं बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल लेते हैं। जैसे कि जब नॉर्मली जब रेड सेल एक ब्लड रक्त कोशिका से पास करता है तो वो अपनी शेप चेंज कर पाता है। लेकिन जो सिकल सेल है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता है और वो चिपचिपा हो जाता है। उसका जो सरफेस है वो चिपचिपा हो जाता है और वो रक्त कोशिकाओं से चिपकना शुरू कर देता है। जी। इसके कारण जो है जो हमारा रेड सेल्स हैं वो रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन कम जाती है और हमारे ऑर्गन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम देखें जो हमारे नॉर्मल रेड सेल्स हैं वो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिनों का होता है। लेकिन जो ये सिकल सेल है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है और 120 से घटकर लगभग 20 दिन का हो जाता है। इसके कारण जो रेड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं शरीर में और इसके कारण मरीज़ को खून की कमी यानी कि अनीमिया भी हो जाता है। ओके। आपने यहाँ ऑर्गन के ख़तरात की भी बात की। आपने बताया किस तरह से ऑर्गन का जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से वहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाता है। तो फ़िक्र की बात है और इससे काफ़ी हद तक ऑर्गन मुतासिर भी होते होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर जैन?
तो जैसे ऑर्गन्स की हम बात करें तो शरीर का कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है जी। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हमारी हड्डियां वो अफेक्ट होती हैं। ओके। तो उनमें ऑक्सीजन की कमी जाने के कारण पेशेंट्स को हड्डियों में दर्द होता है, बोन पेन्स होते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। जी। तो जो पेशेंट जो होते हैं सिकल के वो अक्सर बोन पेन्स के साथ आते हैं, जो कि बहुत सीवियर बोन पेन्स होते हैं, नॉर्मल बोन पेन्स से हट के बहुत सीवियर होते हैं। ओके। जिसको ठीक करने के लिए मरीज़ को अस्पताल जाना ही पड़ता है और पेन किलर्स लेने ही पड़ते हैं। जी। उसके अलावा आप देखें शरीर का किसी भी हिस्सा, जैसे कि ब्रेन है, जी। तो ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो पेशेंट को फालिशियस स्ट्रोक पड़ सकता है। अगर दिल में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। अगर तिल्ली है, तिल्ली में यदि ब्लड कम जाएगा तो पेशेंट की तिल्ली काम करना बंद कर सकती है। राइट। जो पेशेंट के गुर्दे हैं, किडनीज हैं, यदि उनके अंदर खून की कमी जाएगी तो किडनीज जो है वो काम करना कम कर सकती हैं। पेशेंट को जो है बाथरूम में, पेशाब में खून आना शुरू हो सकता है। ओके। तो इसी अगर हम देखें तो शरीर का कोई भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है। ओके ओके ओके, राइट। आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर अंकुर ये बताया कि ये सिकल सेल अनीमिया आखिर है क्या, क्या कंडीशन होती है। डॉक्टर रियाज आपकी तरफ हम आएंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, पैदाइशी ये मर्ज़ होता है, तो ये बताएं कि एक न्यू बॉर्न बच्चे में क्या सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं या किस एज में जाके किसी बच्चे में सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं कि इसे ये मर्ज़ है, और क्या शादी से पहले ये जांच करवा लेना ज़रूरी है कि आने वाले बच्चे में ये जो है कैरियर के तौर पर वो जो माँ बाप हैं वो ना बने इसके मर्ज़ का की वजह? जी, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन जो HbA जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो मेनली जो हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, वो काफ़ी नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पैदा होते हैं कुछ दिनों में ये फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि ये जेनेटिक बीमारी है, इनके जीन्स में ही प्रॉब्लम रहती है, तो ये बचपन से पैदा होने के बाद ही ये आप में प्रॉब्लम्स लाना चालू कर देते हैं। जी। अगर बच्चे को फीवर हुआ, बच्चा डिहाइड्रेट हुआ, किसी भी तकलीफ से वो गुजरा, तो वो सिकल जो RBC है वो सिकल शेप ले लेती है। जी। प्रॉब्लम वहाँ से चालू होती है कि कितने सेल्स, अगर हम बोलें कि 1000 या 100 ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें कितने RBC सिकल सेल का शेप ले ली। परसेंटेज अगर ज़्यादा हुई तो दिक्कत ज़्यादा होगी, कम हुई तो कम होगी। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है? खून की कमी होना, ये खून की लाइफ स्पैन जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं 120 दिन, तो एक RBC जब पैदा होता है तो 120 दिन के बाद उसकी डेथ होती है। लेकिन ये जो सिकल्स जो हो जाते हैं वो 20 दिन 30 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर के हीमोलाइज होना चालू हो जाएंगे। तो एक तो हीमोग्लोबिन खून की कमी हो जाएगी, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके हीमोग्लोबिन जनरली हम एट बर्थ उनकी 20-22 तक रहती है हीमोग्लोबिन, वो धीरे धीरे नॉर्मल 15-16 पे हो जाएगी जी, है ना। लेकिन फिर वो हीमोग्लोबिन अगर सिकल सेल में कन्वर्ट हो गए तो सिकल सेल के कारण जो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो करीबन 10, 12, 15 करीबन 10 पे हो गया, 9 पे हो गया, इस तरीके से हो गया जी। तो अनीमिया तो सबसे पहला जो होगा वो समझ में आएगा कि इनकी खून की कमी हो रही है जी। दूसरा, जब खून टूटेगा तो वो बिलिरुबिन रेज होगा, जॉन्डिस, तो एक अनएक्सप्लेन्ड जॉन्डिस होना एक सेकंड सिम्टम आपको दिखाई देगा कि हाँ ये जॉन्डिस हो रहा है। तो कहीं ये जॉन्डिस ज़रूरत से ज़्यादा है, जितना नॉर्मल नहीं है उससे ज़्यादा है, तो इसके लिए हमको देखना रहेगा कि ये कहीं ये सिकल सेल की फिर वो टेस्टिंग होती है उसके लिए कि हीमोग्लोबिन कम होना या जॉन्डिस होना, तो इसके लिए वो एक शक दे सकता है कि हाँ पैदा करता है कि या ये सिकल सेल है कि नहीं। तीसरा, इन्फेक्शन, जो बच्चे आते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन सिकल में जब आपकी हीमोग्लोबिन कम हो तो वो ज़्यादा इन्फेक्ट होने चालू हो जाते हैं, उनको निमोनिया हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन और सिकलिंग बढ़ाएगा। एक तो पहले इन्फेक्शन हुआ और वो ये और तो ये एक विशियस साइकिल चालू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होने लगेंगी या जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये सब चीज़ जब देखेंगे तो जब अनएक्सप्लेन्ड है बच्चों में, तो जब आप हिस्ट्री लेंगे मदर फादर की और उनमें जब बताएंगे कुछ हिस्ट्री पहले पैदा हुए बच्चों में होंगी, हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके फादर फोर फादर्स है ना, ग्रैंड मदर जो है ना, उनमें ये आपकी पॉजिटिव हिस्ट्री मिलेगी, तो ये शक ज़्यादा हो जाए। तो फिर वो सब चीज़ें आप 1+1 जब आप ऐड ऑन करते हैं तो आपकी डायग्नोसिस होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे हम ये रोका जा सके, मतलब ये जेनेटिक है, तो अब
दो तरीके से होता है। एक जीन जो होता है हमें फादर से मिलता है और एक जीन मदर से मिलता है। जी। तो सिकल सेल एनीमिया में जो एक तो होते हैं कि सिकल सेल जो HbSS होता है वो है, एक होता है HbSA, मतलब एक नॉर्मल जीन है और एक अफेक्टेड जीन है। तो जो ट्रेट होते हैं वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, उसमें उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन अगर दो सिकल ट्रेट की अगर शादी हो गई तो उनके एक एक सिकल वाले जीन बच्चे में आ सकते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सके? तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी से पहले, शादी से पहले इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर होती है तो फिर हम बच्चों में बताए, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले फिर उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास दोनों मदर फादर दोनों हैं तो बच्चा पैदा, जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं 8 to 10 वीक्स, तो हम जेनेटिक सीरियस टेस्टिंग कर सकते हैं और आने वाले बच्चे का पता कर सकते हैं कि ये ट्रेट है या सिकल है या नॉर्मल है। राइट। काफ़ी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया आपने और बताया किस तरह से बच्चों में ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, और ये भी बताया कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, अगर शादी से पहले एक लड़का लड़की उनको अपना लें तो हो सकता है काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल आपकी तरफ आएंगे। बच्चों की बात हो गई है यहाँ पर, मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मैं जानना चाहता हूँ क्या बड़ों में भी ये परेशानी कुछ उम्र में आकर, 15 की उम्र में आकर, 20 की उम्र में आकर, या कोई और एज ग्रुप है जिसमें इसका डायग्नोज हो सकता है? और दूसरा, इसे डायग्नोज कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा शक के साथ हमें देखना रहता है मरीज को कि बीमारी है कि नहीं। जो ट्राइबल बेल्ट है इंडिया के, वहाँ पर सिकल सेल काफ़ी कॉमन है। वहाँ पर इसके ऊपर शक जाना काफ़ी आसान रहता है। डॉक्टर्स के लिए भी उनको सिखाया जाता है कि कोई भी मर्ज के साथ मरीज आ रहा हो, एक बार आप सिकल सेल के कारण नहीं है वो मर्ज, एक बार देख ले। बाकी जो जगह है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के डायग्नोसिस में परेशानियाँ होती है, क्योंकि पहला सस्पिशन हमेशा वो नहीं रहता है। ऐसे में उन ट्राइबल बेल्ट्स के लोग भी और उसके बाहर के लोग भी कई बारी आगे की उम्र में और इनफैक्ट एडल्ट्स में भी ये डायग्नोसिस तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे में जैसे बताया गया कि खून का कमी होना, पीलिया होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, या फिर अलग अलग तरह के क्राइसिस जैसे कि बोन क्राइसिस हुआ, हड्डियों में दर्द करा, कुछ मरीज सांस की दिक्कत के साथ आते हैं। छोटी उम्र में अगर मरीज को लकवा हुआ है या खारिश हुआ है तो वो सारे सिम्टम्स हैं जो एडल्ट एज में भी हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलते हैं। कुछ मरीजों में किडनी की दिक्कत हुआ, कुछ मरीजों में आंखों का दिक्कत हुआ, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सिकल सेल के मरीजों में हमें थोड़ा और समय के बाद देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए उतना परेशानी नहीं रहता है। स्टैंडर्ड डायग्नोसिस टेस्ट हैं। हम लोग पहले जो रूटीन के जो ब्लड के टेस्ट हैं, खून का स्तर कितना है, खून के और उसके बाद उसमें स्मीयर बनाकर हम लोग देख सकते हैं कि आरबीसी की जो है शेप क्या है। अगर उससे हमें अंदाज़ा रह जाता है कि अगर सिकल सेल दिख रहे हैं तो हम लोग किस तरफ आगे की इन्वेस्टिगेशन में जाएं। इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहते हैं वो हीमोग्लोबिन HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट रहता है। ये अमूमन ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में सरकारी प्रोग्राम्स के थ्रू अवेलेबल है अब, और प्राइवेट लैब्स में भी अवेलेबल है। इसके सिवा अभी पिछले 1-2 सालों से ICMR की तरफ से रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करके काफ़ी सारी किट्स अप्रूव की गई हैं जो सिकल सेल एनीमिया को फील्ड में या फिर लार्जर पॉपुलेशन स्केल पर भी हम लोग जल्दी से डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। राइट। ये आपने बातें बताई बहुत अच्छी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी पेशेंट को या ख़ासतौर से जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर उन्हें पता चलता है कि ये इस तरह की परेशानी सिकल सेल एनीमिया की उन्हें हो गई है, तब उन्हें किस तरह के डॉक्टर, कौन स्पेशलिस्ट हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए जिनकी तरफ उन्हें जाना चाहिए और इलाज अपना कराना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, हमारे देश में अगर हम लोग स्पेशलिस्ट की बात करें तो हम हेमेटोलॉजिस्ट इस बीमारी के स्पेशलिस्ट होंगे। बट हम लोगों के पास हेमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की संख्या अभी कम है देश में। तो ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो उनके पीडियाट्रिशियन या फिर मेडिसिन के डॉक्टर्स के पास ही मैनेज हो रहे होते हैं। तो आपकी उम्र के हिसाब से जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स लगे या आपका डायग्नोसिस आपको बोले कि आपको रूल आउट करना चाहिए बीमारी को, तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन को या फिर आपके मेडिसिन के डॉक्टर साहब को आपको जल्दी मिलना चाहिए। हम लोगों के पास डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन डॉक्टर्स के रेफर करे हुए मरीज हम लोग तक पहुंच रहे होते हैं। राइट। तब आकर उनका इलाज हो सकता है। वहाँ पर फिजिशियन भी कर सकता है, ज़्यादातर डील कर लेगा और आप भी कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। बहुत मुश्किल इलाज नहीं है। कुछ स्पेशल तरीके हैं इलाज के जिसमें हम लोग माहिर रहते हैं। बाकी जो कॉमन इलाज की जो दवाइयाँ हैं, जो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स हैं, वो सारा जो काम है जो फिजिशियन लेवल पर हो सकता है। राइट।
बहुत आपने अच्छे से बखूबी हमारे नाज़रीन को ये अपना पैगाम कन्वे किया है। डॉक्टर अंकु, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने डॉक्टर रियाज से भी ये सवाल किया था, कंडीशन क्या है सिकल सेल एनीमिया की, अब हम ये जान चुके हैं, लेकिन हम ये भी बखूबी जानते हैं कि बहुत से लोग जो हैं हमारे मुल्क में अभी तक उतने बेदार नहीं हैं, अनीमिया का ही टेस्ट नहीं कराते। तो ये तो एक ऐसा मर्ज़ है जिसके ताईं अभी लोग उतने बेदार हैं ही नहीं। तो यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अगर कोई कपल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसे कौन कौन से टेस्ट करवा लेने ज़रूरी हैं और बेदार होना ज़रूरी है? देखिए, आपने सवाल जो पूछा वो बहुत वैलिड है। इसका जवाब मैं इससे शुरू करूंगा कि जो हमारे सिकल है वो हमारी इंडिया की 17 स्टेट्स में बहुत ही प्रेवलेंट है जी। तो जो उन 17 स्टेट्स में जितने भी कपल्स हैं जो शादी करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे अगर, तो हमारा जो भारत की सरकार ने सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन जो शुरू किया है वो उन 17 स्टेट्स में ही शुरू में स्टार्ट किया है। तो उन 17 स्टेट्स में जितने भी कपल्स हैं जो शादी करने के लिए रेडी हैं, उन लोगों को सब उन दोनों को, मेल और फीमेल को, आदमी और औरत को, दोनों को अपना सिकल का टेस्ट जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है वो करवाना अनिवार्य है जी। मतलब उन्हें तो करवाना ही करवाना है क्योंकि वहाँ पे जो सिकल की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यदि उसमें आदमी को ट्रेट आता है और औरत को ट्रेट आता है तो बच्चे को सिकल सेल अनीमिया होने के 25% चांस होते हैं। और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल तो उस केस में हम प्रेगनेंसी के अंदर ही जो है बच्चे में सिकल सेल एनीमिया है वो है कि नहीं है वो स्पेशल टेस्ट से पता कर सकते हैं जी। रही बात इन 17 स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट की, क्योंकि वहाँ पे सिकल सेल इतना कॉमन नहीं है तो इसलिए सिकल सेल का टेस्ट कराना अनिवार्य हर एक कपल को नहीं है जी। आप सिकल सेल का टेस्ट कराने से पहले एक बेसिक जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी में टेस्ट होता है वो है CBC, मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन, TLC, प्लेटलेट्स वो देखे जाते हैं, वो करते हैं। और अगर कोई हिस्ट्री है मरीज़ को कि उसके परिवार में किसी को सिकल सेल है या उसको सिकल सेल की कोई हिस्ट्री है, जैसे खून की कमी होना, जॉन्डिस होना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। बट उन 17 स्टेट्स के अलावा हर एक में सिकल सेल का टेस्ट कराना एलिजिबल कपल्स को मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो 17 स्टेट्स हैं उनमें तो हर एक एलिजिबल कपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराना ये मैंडेटरी है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई और एक पैगाम के तौर पर हमें इसे लेना चाहिए कि ये वाकई काबिल ज़िक्र और काबिल गौर मर्ज़ है, इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर रियाज आपकी तरफ आएंगे। जानना चाहता हूँ मैं कि सिकल सेल अगर कोई पेशेंट है एनीमिया का तो उसको किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उससे बचने के भी जो तरीक़े हैं वो आप ज़रा सा बताइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड RBC की प्रॉब्लम है। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में दौड़ती है जी। सर में हो गया, लंग्स में हो गया, हार्ट में हो गया, इंटेस्टीन में हो गई, बोन्स में हो गई, मसल्स में हो गई। तो ये सिकल सेल जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ की परेशानी होगी। ओके। तो आपने जो एक सवाल पूछा था कि क्या परेशानी है और इनके कौन से डॉक्टर्स होंगे जी। तो देखिए, पेशेंट के जो अगर पाँव में दर्द हो रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं ऑर्थोपेडिशियन के पास जाऊं या फिजिशियन के पास जाऊं, वो जाएगा। उसके बाद अगर वो सिकल सेल निकलता है तो फिर उसके हिसाब से वो उसकी इलाज होगी, उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, उनके पास चला जाए। जी जी। अब सिकल सेल अगर आपका जो सिकलिंग हो रही है, जो RBC की सिकलिंग होनी चालू हुई है जी, वो आपको स्ट्रोक करा रहा है, मतलब आपको ब्रेन में आपको स्ट्रोक करा दिया, आपके हेमीपैरेसिस या पैरालिसिस हो गई जी। तो पहले तो हम यही सोचेंगे कि ये जो नॉर्मल एडल्ट में कि ये किसी और कारण से, बाद में जब आप उसकी जांच करते हैं, CBC जांच करते हैं, स्मीयर चेक होती है या इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच होती है, तब उसमें क्लियर होता है कि अच्छा ये तो सिकल सेल की वजह से जी। तो वो जो स्ट्रोक वाले पेशेंट है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए, वो अगर हार्ट अटैक वाले हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए। तो ये एकदम वाइड स्पेक्ट्रम है जी। अगर फीमेल्स में, अगर जैसे कपल्स के भी के ऊपर चर्चा हो रही थी जी, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान की, अगर उन्हें नहीं पता चला और वो बार बार अबॉर्शन है तो वो सिकलिंग जो होती है RBC की, वो अबॉर्शन भी करा सकती है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कर रहे हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये सिकल जो है जन्म से हो रही है, ट्रेट था और उसका मैनिफेस्टेशन हम एडल्टहुड में देख रहे हैं और डिफरेंट वैरायटी है ना, वो हर डॉक्टर्स के पास वो पहुंच रहे हैं।
अलग अलग मरीज अलग अलग तरीके से, जिसका जैसे पेट में दर्द हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ और वो पेट में दर्द चालू हो गया। पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि जो आंतों में जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई सिकलिंग के कारण और वो बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ। तो पहले तो पेन किलर से वो मैनेज करेंगे, फिर बाद में फर्दर जांचोगे कि बार बार इतनी दर्द क्यों हुआ, है ना, तब उसको समझ में आएगा अच्छा सिकलिंग, फिर उसकी दवाइयाँ चालू होंगी। तो इनिशियली तो आपको ये सारी चीज़ें जो हम बताएं कि पेट में दर्द हो या हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो या बोनी पेन्स हो जिसको हम बोलते हैं ना, जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाँ उम्र नहीं है लेकिन हम 20 साल के लड़के, 15 साल के बच्चे जो हैं, है ना, 10 साल के, वो जोड़ों में दर्द बता रहे हैं, तो वो जब इस टाइप की या क्लॉटिंग कहीं पे हो गई है, एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट कर रहा है, वो भी आर्टेरियल ब्लड में, ना कि वीनस ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो उसकी जब जांच होती है तो पता चल जाता है कि ये सिकलिंग की वजह से है। प्रेगनेंसी में जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इनफैक्ट सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये मैंडेटरी है कि वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC जो हम बोल रहे हैं, वो सभी को कराना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। वो टेस्ट ऐसा है कि हीमोग्लोबिन की कोई भी डिसऑर्डर, चाहे वो थैलेसीमिया हो या सिकल, वो पिकअप कर लेगी। अगर फीमेल कैरियर उसका परसेंटेज देखते हैं, देन हम बोलते हैं कि उनके हस्बैंड का भी चेक हो और इस तरीके से डायग्नोसिस। तो ये मैंडेटरी है, जो 17 स्टेट्स में डॉक्टर अंकुर ने भी बताया, ये मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि इसको रीइंफोर्स करना है कि ये करना ही करना है। बाकी स्टेट्स में भी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मैंडेटरी, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो कई बार हम टेस्ट इसलिए नहीं कराते हैं कि हम शक कर रहे थे, कई बार हम इसलिए भी कराते हैं कि ये टेस्ट नॉर्मल हो, ताकि हाँ ये चीज़ नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अच्छा इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे फालतू वाले टेस्ट नहीं, कई बार हमको प्रूव करना रहता है कि ये सब नहीं है, तो इसलिए भी ज़रूरत होती है ये सब चीज़ों की। राइट। बहुत तफसील से आपने ये मालूमात फ़राहम की हमें, और अभी हमने बात कर ली है इस मर्ज़ से जुड़ी हुई, इसके डायग्नोस से जुड़ी हुई, और इसके क्या टेस्ट करवाने ज़रूरी हो सकते हैं, ये भी आपने बताया। अब थोड़ा इलाज की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मुकुल आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या रोल है इस मर्ज़ में, ये क्या प्रोसेस है? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही स्पेशल तरह का इलाज है जो कुछ ब्लड कैंसर्स में, थैलेसीमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियों में किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया के कुछ मरीज जिनको बार बार क्राइसिस हो रहा हो, स्ट्रोक रहा हो या बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही हो, ऐसे कुछ मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है इंडिकेटेड रहता है। अमूमन जो ये प्रॉब्लम्स है ज़्यादा जो है अफ्रीकन टाइप जो सिकल का रहता है उसमें देखी जाती है। इंडियन फिनोटाइप में उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट मिलता है। ठीक है जी। इसके सिवा जो मेन जो अगर हम लोग इलाज की बात करें तो इलाज इसका जो है 2 तरीके से है, एक तो बचाव और प्रॉपर जो इलाज है। तो बचाव के लिए हम लोग इन्फेक्शन से बचाव के लिए इसमें टीकाकरण कराते हैं मरीज़ का, न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह एकदम कंपलसरी लगवाया जाता है मरीज़ को। फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, मरीज़ को हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन ना हो, दस्त वगैरह रहे तो फिर फटाफट उसको पानी की कमी ना हो। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए मना करते हैं हम लोग मरीज़ को, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस रहते हैं। अगर दवाइयाँ देखें तो दवाइयों में हाइड्रोक्सीयूरिया नाम से दवाई है जो पिछले लगभग 20 सालों से 30 सालों से अप्रूव्ड है इसके लिए और यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पाई गई है अलग अलग तरह के क्राइसिस को कम करने में, खून का लेवल बढ़ाने में। जो सबसे इफ़ेक्टिव दवाई इसकी सिकल सेल एनीमिया की अभी तक है। इसके सिवा कुछ नई दवाइयाँ हैं जो पिछले 4-5 सालों में अप्रूव हुई हैं और उनमें से कुछ अब इंडिया में भी अवेलेबल हैं। राइट। यहाँ पर डॉक्टर जैन आपके पास आना चाहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे कंट्री के पेशेंट हैं और अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी, तो उनके इलाज में, उनके सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? जैसा डॉक्टर मुकुल ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे जो इंडिया के पेशेंट्स हैं उनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो इतनी सीवियर नहीं होती हैं। राइट। मतलब कि उनमें बोन पेन्स होते हैं लेकिन इतने तीव्र नहीं होते हैं या फिर इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं कि पूरी की पूरा जॉइंट ही ख़राब हो जाए। या स्ट्रोक्स जैसे हैं, मतलब कि दिमाग में क्लॉट जमना, वो इतना कॉमन हमारी इंडियन सेटिंग में नहीं पाया जाएगा। एज़ कम्पेयर टू जो हमारे अफ्रीकन पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में तो जो तीव्रता है बीमारी की वो बहुत ज़्यादा
जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं, इंडिया में कम है। और इलाज की जहाँ तक बात है तो हमारे पास बहुत सारे मरीज़ अफ्रीका से आते हैं इंडिया में इलाज कराने के लिए, स्पेशली बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसकी बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे बीमारी इतनी तीव्र है बट फिर भी इलाज उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो मरीज़ इतना कुछ सहन कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, उनके ऑर्गन्स इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है, बट वहाँ पे क्योंकि लोगों के पास इलाज बहुत महंगे हैं और लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस कारण से भी जो है काफ़ी मरीज़ उन कंट्रीज़ से हमारी कंट्री में आते हैं और ये प्रोसीजर कराने के लिए स्पेशली आते हैं। तो ये एक फ़र्क है हमारी कंट्री में और बाकी कंट्रीज़ में सिकल सेल में। ओके, इसमें एक चीज़ और बताइए, आप बोन ट्रांसप्लांट की बात की है आपने, तो बोन ट्रांसप्लांट के लिए क्या तरीका होता है? उसमें क्या कोई रिलेटिव है उससे लिया जाता है बोन ट्रांसप्लांट का जो भी होता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है वो तरीका बताएं ज़रा सा हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। तो पहली बात तो हमको ये जानना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम करते क्या हैं। जी जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो है सबसे पहले जो मरीज़ का बोन मैरो है जहाँ पे रेड सेल्स बन रहे हैं जी, जो ख़राब बोन मैरो है जी, उसको बहुत तेज़ कीमोथेरेपी देके उस बोन मैरो को आप ये मान के चलिए कि साफ़ किया जाता है। यानी कि जो स्टेम सेल्स हैं, जो रेड सेल्स बना रहे हैं मरीज़ के, जो ख़राब हैं, जो जेनेटिकली ख़राब स्टेम सेल्स हैं, जी जी, उनको कीमोथेरेपी से साफ़ किया जाता है। राइट। जब हम कीमोथेरेपी से साफ़ कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उस ख़राब स्टेम सेल की जगह पे नया स्टेम सेल दें मरीज़ को। अगर हम नया स्टेम सेल नहीं देंगे तो मरीज़ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको नॉर्मल स्टेम सेल दें ताकि वो जो स्टेम सेल है आगे चल के नॉर्मल रेड सेल्स बनाए। जी। अब सवाल ये आता है कि जो हम नॉर्मल स्टेम सेल दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, तो उसको हम डोनर आइडेंटिफाई करते हैं। अब डोनर कौन हो सकता है? या तो मरीज़ का सिबलिंग हो, मतलब भाई हो, बहन हो। राइट। सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस रहती है कि मरीज़ का भाई या बहन, जिसको हम सिबलिंग कहते हैं, क्योंकि मिल जाते हैं उसके जो 25% चांस रहते हैं डोनर मिलने के। और दूसरा कि अगर हम उनको लेके ट्रांसप्लांट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम होती हैं। ओके। अगर बाई चांस भाई या बहन का हमने मैच कराया और हमको वो डोनर नहीं मिला, तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम पूरी की पूरी वर्ल्ड में जो है डोनर सर्च करते हैं। तो हमारी कुछ रजिस्ट्रीज बनी हुई हैं, उसमें पेशेंट का जो HLA रिपोर्ट है वो हम अपलोड करते हैं और पूरी वर्ल्ड ओवर कोई ना कोई ऐसा डोनर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका हूबहू उस मरीज से मैच हो। उसको हम बोलते हैं MUD, यानी कि मैच अनरिलेटेड डोनर, मतलब कि वो मैच तो है बट वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो कोई अनरिलेटेड है। ओके। तीसरा होता है कि हमको वो भी नहीं मिला, तो तीसरा होता है कि हम लोग जो है वो हाफ मैच्ड ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। ओके ओके। तो अगर जो भाई बहन जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे अगर उनका फुल मैच नहीं था लेकिन हाफ मैच था, तो फिर हम उन लोगों को हाफ मैच ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। या फिर जो माता पिता हैं, जाहिर सी बात है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से तो हाफ मैच होंगे ही, तो हम माता पिता को भी ले सकते हैं। ओके। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं सिकल में, या तो भाई बहन जिनका फुल मैच है, या वर्ल्ड में कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसका फुल मैच है, अच्छा, या फिर जो हाफ मैच है, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो भाई बहन ही हो लेकिन वो हाफ मैच है, उनके स्टेम सेल हम लेते हैं। और स्टेम सेल लेना कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल हम लोग जो है जैसे हम ब्लड डोनेशन का प्रोसीजर होता है वैसा ही स्टेम सेल लेने का प्रोसीजर होता है। तो वो फ्रेश स्टेम सेल लेके हम जो है उस मरीज़ को चढ़ा देते हैं जिसके हमने ख़राब स्टेम सेल ऑलरेडी कीमोथेरेपी से बर्न कर दिए थे। तो जब हम वो फ्रेश स्टेम सेल चढ़ाते हैं तो वो जो है आगे जो रेड सेल प्रोड्यूस करते हैं उनमें सिकल नहीं होता। ओके। आप इसमें ये भी बताइए कि जब कोई डोनर अपना बोन मैरो देता है तो उसको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या फिर वो सेम डे अपना ये चीज़ करके अपना प्रोसीजर को करके घर जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। क्या मतलब है इसका कि जो हम स्टेम सेल ले रहे हैं किसी डोनर से वो 2 प्रकार से ले सकते हैं। या तो हम उसकी बोन मैरो में से स्टेम सेल निकालें जिसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जो कि लोगों को लगता भी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि बोन मैरो से स्टेम सेल निकाले जा रहे होंगे। सर आप 1 मिनट रुकिए प्लीज़, कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, ये आपका जारी रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हेलो 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 जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जनरल एनीमिया और इसमें क्या फ़र्क है? ओके 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 ओके। डॉक्टर रियाज आपकी तरफ आऊँगा मैं जानना चाहता हूँ कि पेशेंट जैसे पूछ रहे हैं कि जो एनीमिया है और इस प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है?
देखिए, अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी आयरन की कमी से हुई है, B12 की कमी से हुई है, फोलिक एसिड की कमी से हुई है, या किसी जेनेटिक प्रॉब्लम जिसके कारण खून नहीं बन रहा है उसकी कमी से हुई है, वो हमको डिफाइन करना रहता है। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे खून की कमी का क्या है, तब तक हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आयरन की कमी से हुआ तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई, B12 की वजह से हुआ तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, है ना। तो वैसे ही सिकल में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके वजह से खून कम हो जाता है। एंड रिजल्ट होते तो नॉर्मल है, लेकिन वो सिकलिंग के कारण उसकी लाइफ स्पैन 120 दिन से घट के 20-30 दिन पे आ जाती है। इसकी वजह से खून कम हो जाता है। तो इनको अगर हम आयरन देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, या B12 चढ़ाएंगे तो ठीक नहीं होगा। जब तक इसका स्पेसिफिक इलाज नहीं होगा तब तक वो नहीं होने वाला। यही डिफरेंस है सारे अनीमिया। अनीमिया का मतलब है खून की कमी। अब वो खून की कमी किस कारण से हुई है वो हमको जानना चाहिए। राइट। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया आपकी समझ में आया होगा। तो डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे ज़रा उसको पूरा कर दीजिए अपनी। तो मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर होते हैं। तो अगर हमको किसी व्यक्ति से बोन मैरो स्टेम सेल चाहिए, सबसे आसान तरीका है कि उसकी बोन मैरो में आप सुई डाल के वो स्टेम सेल निकाल सकते हैं। वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके, मरीज़ नहीं बोलूँगा मैं, डोनर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके किया जाता है, बेहोश करके किया जाता है। उसकी बोन मैरो में सुई डाल के वो स्टेम सेल निकाले जाते हैं, जिससे बेहोश होना पड़ेगा, जिसके लिए उसको एडमिट होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसका एक अल्टरनेटिव तरीका है कि हम उसके जो खून है उससे स्टेम सेल निकालें। तो उससे पहले हमें एक और स्टेप करना पड़ता है कि कुछ इंजेक्शंस हमें देने पड़ते हैं, जिससे कि जो स्टेम सेल हैं वो बोन मैरो से बाहर निकल करके खून में आ जाएं। और जब वो खून में आ जाते हैं तो जैसे हम लोग ब्लड किसी मरीज़ का निकालते हैं, वैसे ही हम लोग जो है डोनेशन के प्रोसेस से उसका स्टेम सेल निकाल लेते हैं। तो वो तो है, उसके लिए मरीज़ के जो डोनर है उसको 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है। सिंपल एक दिन का एडमिट होगा, उसके बाद घंटों हो जाएंगी। हाँ, कुछ घंटों, फिर वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आपने बिल्कुल सही बताया सर जी। असल में वक्त की कमी है, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम लास्ट मरहले में पहुंच चुका है। डॉक्टर मुकुल, आपके पास आऊँगा। मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहता हूँ, किस तरह का पैगाम आप देना चाहेंगे? और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है मेरी, आप बताएं कि हमारी सरकार किस तरह से, जैसे कि रिपोर्ट में भी दिखाया, हमारी सरकार कितनी इसको बेदार करने के लिए स्कीम चला रही है, और हमारी सरकार ये भी चाहती है कि ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म हो। तो किस तरह का पैगाम आप इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को ध्यान में रखकर देना चाहेंगे? इस सिकल सेल एनीमिया हमारे देश में काफ़ी सालों से है जी, नया बीमारी नहीं है। तो इसके उन्मूलन के लिए भी सरकारों की तरफ से काफ़ी समय से अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन पिछले साल बजट सत्र के दौरान जो अनाउंसमेंट रहा जी सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए 2047 तक, तो उससे इन सभी प्रोग्राम में नई जान फूंक दी गई। जी जी, वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें जो हमारा मेन थ्रस्ट जो है वो डायग्नोसिस पर है जी, मास लेवल पर, पॉपुलेशन लेवल पर स्क्रीनिंग पर है कि हम लोग मरीजों को लोगों को स्क्रीन करके उनको बता सके कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल ट्रेट है कि नहीं, ताकि वो आगे जाके इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने आगे फैमिली कंटिन्यू करने का। इसके साथ साथ जो हाइड्रोक्सीयूरिया, फॉलिक एसिड और वैक्सीनेशन है, इनको पर अच्छी मात्रा में थ्रस्ट दिया गया है कि ये दवाइयाँ जो है ज़्यादातर मरीजों को मुहैया कराई जाएँ जी। प्लस सरकार का सपोर्ट जो है कुछ हद तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करिए, और अब जो नई जो जीन थेरेपी करके जो इसमें इलाज है उसके लिए रिसर्च के तौर पर भी आगे उस पर इम्पिटस जो है सरकार की तरफ से इन्फोर्स किया जाए। जी जी, डॉक्टर रियाज आपकी तरफ आऊँगा मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह का पैगाम देंगे प्रोग्राम देखने वालों को? ज़रा सा ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी नई मेडिसिन है जो इस बीमारी के लिए नई आई है, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें? डॉक्टर रियाज, देखिए, ये सिकल सेल एनीमिया है, ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। हाँ, ये दुनिया में सबसे कॉमन अगर एनीमिया का कोई कॉज है तो सिकल सेल है। सिकल सेल इंडिया में फॉर्चुनेटली सिर्फ सेंट्रल इंडिया में और कुछ ईस्टर्न घाट और नीलगिरी वाली जो एरिया है, जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन बेस, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन को कैटर करती है इस खास करके। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल यहाँ पे इसके मरीज़ होंगे, या तो कैरियर होंगे या तो मरीज़ होंगे। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जब तक इनपुट नहीं रहेगा तब तक हम इससे जीत नहीं सकते हैं। एक होता है मरीज़ बनने के बाद ट्रीट करना, एक होता है मरीज़ ही नहीं बनने देना। बहुत अच्छी बात है ना जी। तो अब मरीज़ अगर हो गया, पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगी, मतलब वो मरीज़ हो गया, फिर उसका इलाज किया जा रहा है, वो पहले से किया जा रहा है।
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पेन किलर्स हैं, डॉक्टर मुकुल ने बताया हाइड्रोक्सीरिया नाम की दवाई है, उसको रेगुलरली देने की ज़रूरत है, फीटल हीमोग्लोबिन बनाने की ज़रूरत है, और उसको काफ़ी हिदायत दी जाती है खान पान को लेके, किस तरीके से रहना है, कि मौसम चेंज हुआ तो कैसे एहतियात बरतना है। तो ये तरीका होता है कि सिकल डायग्नोज्ड है, बीमार ना पड़े, या बीमार पड़ गए तो उसकी आप दवाइयाँ लेते रहें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक थोड़ा सा पेचीदा टाइप का ट्रीटमेंट है, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिर अब जेनेटिक आपकी तरीके जीन थेरेपी जिसको बोलने लग गए हैं, वो भी आने लग गई है, काफ़ी क्रिस्पर थेरेपी के नाम से है, जो काफ़ी इफेक्टिव है और इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। अब आते हैं कि ना बनने दिया जाए, सिकल को होने ही नहीं दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि आगे 2050 के बाद, 2047 का मिशन है, 2050 के बाद कोई भी बच्चा सिकल के तौर पे पैदा ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने, और हम भी ऐसी, हमारी भी ये दुआ है कि इस तरह का रहे माहौल, और ये 2050 के बाद हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं। डॉक्टर जैन, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप भी मुख्तसर तौर पर क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? मैं डॉक्टर रियाज अहमद की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हम मरीज़ ही ना हो। ये बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब, यानी कि प्रिवेंशन जी। तो मेरी जो अपील है वो यही है कि सिकल को एलिमिनेट करने का, ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाए, मतलब कि जो 0 से 40 साल के लोग हैं उनका सबका इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट इन 17 स्टेट्स में कराया जाए, जो कि गवर्नमेंट की मिशन का प्रोग्राम का पार्ट भी है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई मिशन भी है, और इस मिशन के तहत इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जी। सब लोगों को वो टेस्ट कराना चाहिए, और शादी से पहले बिल्कुल कराना चाहिए, और यदि वो सिकल ट्रेट निकल के आते हैं तो ताकि वो बच्चे में बीमारी ना जाए, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए बच्चे का। यही एक तरीका है कि नेक्स्ट जनरेशन में हम उस बीमारी को पहुंचने से बचा सकते हैं। अदरवाइज़ तो सिकल जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, जब अनलेस और अनटिल हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी वगैरह करें, उसके अलावा तो वो लाइलाज बीमारी है। तो सिकल किसी को हो जाए उसके बाद भुगतने से अच्छा ये है कि सिकल किसी को ना हो, जिसका एकमात्र तरीका यही है कि हम सबकी स्क्रीनिंग कराएं, और यदि वो सिकल ट्रेट निकल के आता है तो आगे फैमिली में ना जाए, और जब कुछ जनरेशन निकल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कुछ समय बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपने भी जैसे बताया कि अगर ये तरीका अपनाया जाए तो वाकई आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। और बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट्स का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ज़मरीन, कितनी अच्छी बात बोली है डॉक्टर साहब, और बेहतरीन पैगाम भी तीनों एक्सपर्ट्स ने दिए हैं जी, क्योंकि नाज़रीन कहीं ना कहीं ये है कि अगर घर में किसी एक को कोई मर्ज है तो उसका घर, उनका ख़ानदान सभी जो है मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि बीमारी या मर्ज कोई हो ही ना, हम एहतियाती तदाबीर पहले ही अपना लें। और जहाँ तक इस मर्ज का ताल्लुक़ है सिकल सेल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बेदारी होनी भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए डोनर्स आगे आएँ, और जैसे कि आपने भी बताया डॉक्टर साहब की स्टेम सेल्स जो डोनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करें। आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और साथ ही इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। तो नाजरीन, वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, एक और आपकी ही सेहत से जुड़े हुए मौजू पर हम तब्सरा करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, दावत देंगे, उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे सवाल पूछिए और हमसे अपने सवाल शेयर कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.dduurdu@gmail.com। साथ ही आप हमारा ये जो प्रोग्राम है वो DD उर्दू यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें रेड ब्लड सेल्स दरांती की शक्ल के हो जाते हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं। सिकल सेल बीमारी हो जाने पर अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें और मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। बहुत ज्यादा गर्म या ठंडे टेम्परेचर में जाने से बचें। सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ा खाएं। ताज़ा फल और हरी पत्तेदार सब्जियों को ग़िज़ा में शामिल करें। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स भी ली जानी चाहिए। जहां तक मुमकिन हो इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। पाबंदी से हल्की वर्जिश करें और अपनी सोच को मुस्बत रखें।